नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत उसके दूसरे चैप्टर के साथ उपस्थित हूं, जहां लग्न की चर्चा मैंने कल कर रखी थी। आज के कार्यक्रम में नवमांश और दशमांश कुंडली के साथ साथ होरा कुंडली पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको लग्न, नवमांश और दशमांश में मैंने क्या बात बताई थी कि लग्न कुंडली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नवमांश कुंडली होती है। इसे बीज कुंडली कहा जाता है। इस कुंडली को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही इसे लग्न कुंडली से कम महत्व दिया जा सकता है। अब आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि लग्न के अधिपति, जैसे यहां पे लग्न मिथुन कन्या का बना है, शुभ ग्रह का लग्न बना, यहां पे लग्न शुभ ग्रह का बन रहा है और यहां पे लग्न शुभ ग्रह का बन रहा है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य की स्थिति ठीक होगी और व्यक्ति की कुंडली में कुंडलियां सही दिशा में बढ़ रही हैं। दूसरी बात है, लग्न चाहे शुभ ग्रह का हो या पाप ग्रह का, वो हमेशा बेहतर ही होता है। और उसके बाद एक बात और भी है कि लग्नेश जहां जहां दृष्टिपात करते हैं, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, लग्नेश का मतलब कौन, बता देता हूं। जो नए लोग हैं या जो नहीं जानते ज्योतिष को, वो ये ना समझें कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। एक बात बताता हूं। ज्योतिष का मतलब होता है, और ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो वेद के चक्षु के रूप में जाना जाता है। इसके षड अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और ये जो वेद के अंग में ज्योतिष है वो वेद का नेत्र कहा जाता है। वेदस्य चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। वेद के चक्षु के रूप में जिसको प्रतिष्ठापन्न किया गया है वही ज्योतिष शास्त्र है। और ये क्या बताता है? वस्तुतः एक बार पार्वती जी ने माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछी थी बात कि ज्योतिष का आखिर महत्व क्या है और क्यों बार बार ये कहा जाता है कि नक्षत्रों की सेवा करो, अधिपतियों की आराधना करो, देवताओं को आराधित करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो भगवान ने बात कही कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म के आधार पर आपके जन्म के समय पे जो ग्रह की स्थिति बनी थी वही उसी की ये फोटोकॉपी है। और वो तब इसलिए बनती है क्योंकि सोच के देखो कि ये विज्ञान कितना बड़ा है और बृहद है कि आपके जन्म के और पिछले जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर ही आपके ग्रह ऐसे बैठे होते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं बैठे होते। और एक समुचित सही समय पे सही दशा का चलना व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। और अगर एक गलत समय पे या अगर सही समय पे गलत दशा चल जाए तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा तोड़ देता है। तो ये आपके कर्म के आधार पे एक ऐसा विज्ञान है जो आपके क्रियामाण को तय करता है, आपके प्रारब्ध से आपका संबंध अच्छा और बुरा बनाता है और साथ ही साथ आपको सत्कर्म और अच्छे कर्म करने का निर्देश भी देता है। ये बताता है कि आप ये काम करोगे इस वक्त पे तो अच्छा होगा, ये काम इस वक्त पे करोगे तो बुरा होगा। बस वही ज्योतिष है और कुछ नहीं है। तो ये दरअसल बड़ा ही वृहद है और विशालकाय है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर शुभ ग्रह का लग्न बने तो किसी पाप ग्रह के लग्न से ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा है या ज्यादा बुरा है, पर हां इतनी बात जरूर होगी कि व्यक्ति के ऊपर उसका असर जरूर अच्छाई और बुराई का पड़ता है। जैसे आपको एक बात बता दूं, दो भाई, एक कुंभ लग्न का बना और एक धनु लग्न का बना। ध्यान से समझने की बात है, ये आज की ही बात है। आज ही मैं किसी दंपति की कुंडली देख रहा था जिसके दोनों बच्चों की कुंडली मेरे सामने थी। बड़ा भाई कुंभ लग्न का बना, छोटा भाई धनु लग्न का बना। बड़े भाई के बारे में कुछ शिकायतें मिल जाती हैं पर छोटे भाई के बारे में शिकायतें नहीं मिलती हैं। तो मैंने ये बात कही कि ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि वो शनि से प्रेरित है और ये गुरु से प्रेरित है। तो नेचर के हिसाब से लग्न और लग्नेश के हिसाब से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होना और उससे प्रभावित होना एक आम बात होती है। पर वस्तुतः अगर वो अच्छा है तो निसंदेह अच्छा ही होगा, अगर वो बुरा है तो निसंदेह बुरा ही होगा। तो तात्पर्य कहने का है कि लग्न के अधिपति यहाँ जो बुध बनते हैं वो जाकर के तुला में बैठे हैं और यहाँ पे वो जाकर के अष्टम भाव में धनु राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति स्वग्रही होकर के जन्म कुंडली में उच्च की दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है और साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को और नवीं दृष्टि से सप्तम भाव को। ये अच्छी बात होती है, लेकिन
चूंकि यहाँ के लग्नेश जो तुला राशि में बैठे थे, उस राशि के अधिपति शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए थे और यहाँ पे वो जन्म कुंडली में अष्टम में जा रहे हैं। और शुक्र बुध जो होते हैं इस कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे थे और यहाँ अष्टम भाव में। इसी वजह से मैंने बात कही थी कि या तो जातक स्वयं या जातक की पत्नी या फिर जातक की माता कहीं ना कहीं नशों से संबंधित या रक्त से संबंधित या पेट से भी संबंधित कभी कभी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे शुभ ग्रह का लग्न का बनना और यहाँ के अधिपति का जाकर के जन्म कुंडली में व्यय में जाना पत्नी को खर्चीला और कभी कभी बातूनी स्वभाव का बना देता है। यहाँ जन्म कुंडली में राहु कन्या के बैठे हैं, यहाँ भी राहु पंचम भाव में ही बैठे थे। भाव से ग्रह वर्ग उत्तम है, इस वजह से वो व्यक्ति के जीवन में कभी कभी प्रेम में पढ़ करके नुकसान की स्थिति को भी दिखाएगा। अगर वो कुंभ के बैठे होते तो थोड़े अच्छे परिणाम देखे और देने वाले बन सकते थे। यहाँ वो कन्या के बैठे हैं जहाँ का अधिपति बुध जन्म कुंडली में अष्टम में बैठा है और पंचम भाव में राहु की स्थिति बन रही है, इस वजह से कि पंचम भाव के अधिपति 12वें 8वें या 6ठे अगर बैठे हों और यहाँ पे पंचम के अधिपति शनि जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हों तो संतान का सुख तो मिल जाए, लेकिन उससे वैचारिक मतभेद या दूरी भी बनती है। कई बार वो आपसे थोड़ी दूर जाकर के वासित करना या आपके पास रहे तो थोड़ा बहुत जो है वो टक्कर जैसा अनुभव होता रहे। ये इस व्यक्ति के संतान के बारे में मैं बोल रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र की राशि बनती है, वहां का अधिपति माता से सुख की स्थिति पैदा करता है। यहाँ वो गुरु की राशि में बैठे हैं और यहाँ वो स्वग्रही नहीं, पर यहाँ के अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं और यहाँ शुक्र जन्म कुंडली के लग्नेश बन करके जो यहाँ के द्वितीयेश होते हैं और जन्म कुंडली में उनकी राशि भाग्य भाव में बनती है। यहाँ इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे होते हैं, दो अच्छे भाव के अधिपति होकर के अच्छे भाव में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे। यहाँ वो व्यय भाव में बैठे हैं, इस वजह से वो कई बार व्ययात्मक स्थितियां भी दिखाते हैं। और जरा यह गौर करना, तो शुक्र की राशि बनी और मंगल की राशि में बैठे तो मंगल और यहां पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उसके पीछे गुरु बैठे हैं और आगे का घर खाली। और ठीक वहां पे जरा गौर करना, मेष राशि में बैठे हैं वो, इस वजह से पत्नी कई बार कठोर बोलने वाली भी हो जाती हैं या कई बार संसाधन की प्रिय आती हैं। संसाधन प्रिय या मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में व्यक्ति का झुकाव ज्यादा होता है, ये बात भी दिखती है। सुंदर आएगी, पढ़ी लिखी समझदार तो आजकल सभी हैं, बुद्धिहीन तो कोई है नहीं, पर सबसे बड़ी बात है कि वो ईमानदार कितना। तो ईमानदारी का भाव जन्म कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठे हैं और स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इस कुंडली में मंगल जो होते हैं वो अष्टम भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति, और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ करके जहां व्यक्ति को भी थोड़ा वाणी से कठोर बनाने वाला या टेक्निकल क्षेत्रों में काम करने वाला बनाते हैं, टेक्निक के पीछे भागने वाला बना देते हैं, वहीं मंगल भी उसी क्षेत्र से पत्नी या उसी क्षेत्र से या तकनीक का ज्ञान रखने वाली पत्नी को लेकर आते हैं। वृश्चिक राशि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनी है और वहां का अधिपति वहीं बैठा है और शनि और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में केंद्र का बन रहा है, इस वजह से, और शनि का संबंध जन्म कुंडली के लग्न से भी बन रहा है जो दशम स्थान के अधिपति होकर के सुख भाव में बैठे हैं। इन दोनों का क्रमशः परिवर्तन हुआ है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में करियर कभी भी कमजोरी की तरफ नहीं है। सूर्य दिग्बली हो रहे हैं, यहां भी सूर्य जिनका नीच भंग दोनों तरीके से हो रहा था, यहां भी वो दशम स्थान में बैठ रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति लग्न कुंडली से ज्यादा नवमांश में भी अच्छी हो रही है। दशमांश कुंडली में अगर इसी सूर्य को आप गौर करो तो वो जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां? जन्म कुंडली में पंचम भाव में, ये अच्छी बात है, और वो होते हैं जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति। सूर्य की स्थिति प्रत्युत्तर के तरफ और निरंतरता से अच्छाई की तरफ ही बढ़ रही है, इस वजह से व्यक्ति को सूर्य का लाभ हमेशा ही मिल ही जाता है। क्लियर है? जन्म कुंडली में तीसरे भाव पे आते हैं मंगल की स्तुति, मैंने चर्चा करी। मंगल जो है वो पराक्रम के अधिपति और यहाँ तुला के बैठे, यहाँ वो जन्म कुंडली में स्वग्रही, यहाँ ज्यादा अच्छे बन रहे हैं और परिणाम भी वो डेली बेसिस का इनकम दे दें, ससुराल में मान आदर सम्मान मिले, पत्नी जो होती हैं वो फर्म आती हैं, मेहनत करने वाली आती हैं और उत्साहवर्धन करने वाली आती हैं कार्य क्षेत्र में, और व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम में या प्रत्येक दिन उनके साथ उनका संबंध बड़ा अच्छा बनता है। हालांकि वहां का जो अधिपति है वो किसी भी प्रकार से किसी शुभग्रह या पापग्रह से प्रभावित नहीं है, पर उसके केंद्र में एक सूर्य बैठे यहाँ और एक शनि यहाँ बैठे, तो सप्तम स्थान के चौथे और 10वें दोनों दो पापग्रह बैठे हैं, इस वजह से वहां पे थोड़ी सी कड़वाहट भी रहेगी, जिसको कि पाटने का दारोमदार आपको ही संभालना होगा, ये पक्की बात है।
मंगल है, अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। लग्न के अधिपति का 12वें जाना और जन्म कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह का उस पर प्रभाव नहीं, और जन्म कुंडली का लग्नेश यहां बुध अष्टम भाव में जा रहे हैं इस वजह से। अब जरा एक बात और गौर करना, अगर हम चतुर्थ भाव पे आते हैं तो यहाँ के अधिपति गुरु इसे देख रहे हैं, तो इस भाव से तो संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो गई और ये राशि बली भी हो रही है, और जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव ठीक भी था, अवस्था भी उनकी अच्छी थी। अब यहाँ पे वही गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं, और यहाँ वो बैठे थे शत्रु की राशि में, शत्रुता का संबंध, लेकिन यहाँ वो स्वग्रही होकर के जहां सूर्य भी अच्छी स्थिति में, मंगल भी अच्छी स्थिति में, शुक्र भी अच्छी स्थिति में जा रहे थे, वहीं गुरु भी स्वग्रही होकर के राहु और केतु के प्रभाव में पड़ करके जहां संतान से कभी कभी दूरी और मतभेद की स्थिति पैदा करने के साथ साथ व्यक्ति को कभी कभी ऐसी पत्नी मिल जाती है जो प्रायः बड़ों और बड़े लोगों का अनादर कर बैठे, बड़े बुजुर्गों की बात न माने और अपनी जिद पे अड़ी रहे। क्योंकि गुरु और चंद्रमा के संबंध को अगर आप देखते हो तो ये अच्छी बात है, जो ये नेचुरली व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, पर कभी कभी जिद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो शुक्र से प्रभावित है और लग्न पे मंगल का असर है। राहु का संबंध जन्म कुंडली के नवमांश चार्ट के लग्न से, राहु जन्म कुंडली में 9वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव इस वजह से, और लग्नेश का अष्टम में जाना इस वजह से, ये कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां व्यक्ति को एक अदम्य साहस का भाव रहे, उसके साथ हमेशा खड़ा रहे, उसके लिए हमेशा ही तैयार रहे, ऐसी पत्नी मिल जाती है। पंचम भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में शनि बनते हैं, और जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ में, ये अच्छी स्थिति को दिखा रहे थे पर थोड़े कमजोर थे डिग्री में, और यहाँ पे वो शनि जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में पर परिवर्तन भी कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ भी वो केंद्र त्रिकोण राजयोग के निर्माता बन रहे थे, और यहां भी वो परिवर्तन राजयोग के निर्माता बन रहे हैं। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में उस भाव के ठीक आगे गुरु जैसा ग्रह स्वग्रही होकर के बैठा था, इस वजह से शनि की राशि को और गुरु को भी या सूर्य को भी ये भाव को बलवान बना रहे हैं। सूर्य दशम स्थान में बैठ करके और वर्गोत्तम होकर के नवमांश कुंडली में भी 11 नंबर में, दशमांश कुंडली में भी त्रिकोण में बैठा, यहां केंद्र में बैठा, यहां त्रिकोण में बैठा, यानी कि लग्न कुंडली से ज्यादा स्थिति सूर्य की जहां बन रही है, उसी तरीके से शनि की भी स्थिति नवमांश कुंडली में अच्छी ही बनेगी, क्योंकि वो परिवर्तन कर रहे हैं। और जिस राशि की नवमांश में शनि बैठे हैं वो राशि सूर्य की राशि है, जहां वो खुद परिवर्तन कर रहा है, और वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वहां पे कारक भी होंगे। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे और पुण्य फलदायी होंगे, क्योंकि भाग्य के अधिपति होकर के और दशम के अधिपति होकर के वो सुख में बैठ रहे हैं। इस वजह से विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में पूर्वजों का लाभ भी मिलता है। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, किसी भद्र पुरुष ने लिखा था कि वाणी में ठहराव लाओ बिल्कुल ला दिया हूं, धीरे धीरे ही बोल रहा हूं। तो ये स्थिति बन रही है। अब जो बात मैं यहाँ पे सप्तम भाव पे आ जाऊं, तो यहाँ पे सप्तमेश को देखना, ये विवाह के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मैटर करता है। ये भाव, यहाँ के अधिपति इससे चतुर्थस्थ, और यहाँ के अधिपति इससे चतुर्थस्थ, और इस भाव से चतुर्थस्थ गुरु जो इस भाव का बल बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ का कारक इससे केंद्र में, यानी कि व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। और दूसरी बात, यहां के अधिपति जो बैठे हैं गुरु, वो 3 नंबर में बैठे हैं। जरा ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सप्तम स्थान के अधिपति 3 नंबर में बैठे। अब नवमांश कुंडली में देखना है कि वो किस राशि में बैठ रहे हैं, तो 12 नंबर में बैठ रहे हैं। तो एक तो ये अच्छी बात है कि वो अपनी राशि में बैठ रहे हैं, पर वो कितनी राशि आगे बैठे हैं, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन केंद्र में जा रहे हैं। यहां से 3 से 12, 3 नंबर में थे लग्न में, और नवमांश कुंडली में 12 में बैठे। यहां वो राहु और केतु के संपर्क में नहीं थे, पर यहां वो राहु और केतु के संपर्क में हैं। इस वजह से पत्नी थोड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति वाली या भौतिकीय लक्षणों को दिखाने वाली ज्यादा मिलती है। लेकिन चूंकि वो ग्रह अपने इस भाव से, जहां वो बैठा है, इस भाव से नवांश कुंडली में केंद्र में जा रहा है, और दशमांश कुंडली में अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठ रहा है, लेकिन इस कुंडली के लिए वो ऋणेश बनता है। इस वजह से थोड़े बहुत ऋण में जाने वाला भी बना रहा है। पत्नी के कारण कई बार व्यक्ति को ऋण में जाना पड़ता है। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो तो व्यक्ति के पैसे थोड़े खर्च की स्थिति में जाएं, ऐसी स्थिति बनेगी, पर वो बहुत ज्यादा नहीं। वो गुरु याद रखना, वो रोग से मुक्ति का कारण भी बनेगा
और रोग देने वाला भी बनेगा। शनि रोग देने वाले बनेंगे तो गुरु जो है वो रोग से मुक्ति देने वाले बनेंगे, ये बात बनती है। गुरु की स्थिति यहाँ अच्छी बन रही है। यहाँ जो है वो 12वें नंबर की राशि में बैठे हैं, अष्टमेश भी होते हैं, पर वृषभ लग्न की कुंडली के लिए भी वो अच्छे नहीं होते और तुला लग्न की कुंडली के लिए भी वो अच्छे नहीं होते। यानी कि एक बात जो और भी तय हो रही है कि गुरु को घर कहीं पर भी बहुत अच्छा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी वो मार्केश होते हैं। अलग बात है कि जन्म कुंडली में रोग का अधिपति उन्हें देख करके जहां और भी ज्यादा उनको रोग पैदा कर रहा है, और इसी कारण से कि रोग भाव के अधिपति शनि की दृष्टि सप्तम भाव के अधिपति यानी कि पत्नी के घर वाले भाव के अधिपति के ऊपर पड़ रहा है, तो पत्नी को रोग की स्थिति में ले जाकर के रखे। यही कारण है कि मैंने दाम्पत्य में या पत्नी को या व्यक्ति के ऊपर, माता के ऊपर भी कभी कभी शनि से प्रभावित जितने रोग होते हैं, गठिया, दर्द, पैर की समस्या, गैस्ट्रिक आदि आदि बीमारियां जो होती हैं वो लगी रह सकती हैं। ये शनि की दशा की बात होती है। ढैया चले, साढ़े साती चले, महादशा चले, अंतरदशा चले, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब एक बात यहाँ पे सप्तम स्थान की स्थिति बात, अब सप्तम भाव के अधिपति को यहाँ देखो, ये ठीक है, यानी कि व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। गुरु देख रहे हैं जन्म कुंडली में, अगर देखो तो गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा हो, व्यक्ति की पत्नी जो है वो टैलेंट रखने वाली हो, टैलेंट जो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको कभी कभी हिंदी नहीं आती, कभी कभी अंग्रेजी नहीं आती, उसके पास गुण बड़े हो, सद्गुणी हो, इसको ऐसे बोल दो। क्योंकि वृषभ का लग्न बना और स्त्री की कुंडली अगर वृषभ की बने तो अच्छी मानी जाएगी, इस वजह से ये एक अच्छी बात है। सद्गुणी होती है, धर्म थोड़ा कम करे, पर करे तो कभी ज्यादा करे, कभी करे तो कम कर दे, ये बात भी बनती है। और पत्नी को लेकर के हमेशा ही सजग रहने की बात होगी, क्योंकि शुक्र 12 में बैठे हैं और मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी जब घर में आप ना रहें तो बहुत ज्यादा सीधी बन जाए, बहुत ज्यादा कठोर बन जाए, और आपके आने के बाद वो बिल्कुल सीधी बन जाए, तो आपको संदेह ही ना हो और आपकी पत्नी कोई गुल खिला रहे। ऐसी स्थितियां जहां पे चूंकि मंगल है तो वो राजनीति कर सकता है, लेकिन एक बात जरूर है कि गुरु की दृष्टि उस भाव पे है 9वीं, इस वजह से ये बात अच्छी बनेगी। मतलब ये जो चांस है, जो मैंने बात कही कि सामने रहने और न रहने वाली, वो कम है। मंगल है, थोड़ा बहुत राजनीति जरूर करेगा और थोड़ी बहुत बातें छुपाने वाली भी होंगी। वो कई बार अपने पेट के अंदर इतनी सारी चीजें रखती हैं जिसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल और कठिन होता है। मतलब बातों पे गौर करे पर बताए नहीं, उसके अंदर प्रतिक्रियाएं हैं पर वो बोले नहीं। जब बात जरूरी हो और बोलने की हद पार हो जाए तभी बोले। वो मंगल है, उसके पास अदम्य साहस है और वो भरी पूरी घर की एक श्रेष्ठ महिला होती है, भाग्य से संपन्न। और सप्तम भाव के अधिपति गुरु जो है वो रोग से अगर देखे नहीं जाते तो निसंदेह वो अनुभव की मालकिन भी होती, ये भी बात है। क्योंकि यहाँ का सप्तमेश शुक्र से देखा जा रहा है और पंचमेश से देखा जा रहा है, ये बात अच्छी होती है। प्रेम दाम्पत्य में हमेशा रहता है और दाम्पत्य में जो चरम सुख की स्थिति होती है वो भी बड़ी अच्छी है। क्योंकि नवमांश कुंडली का लग्नेश 12वें जा रहा है और इसको शुभकर्त्री लगा है, तो नवमांश कुंडली में लग्न को शुभकर्त्री अगर लगेगा तो दाम्पत्य में जितनी भी समस्याएं होंगी वो सब खत्म हो जा करके अच्छाई की तरफ बढ़ जाती हैं। क्लियर है? नवमांश कुंडली से व्यक्ति की कुंडली में मंगल सप्तम स्थान में बैठे हैं, यहाँ पे भी मंगलिक दोष ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो आपको बेफिक्र होकर के आगे बढ़ना चाहिए। कुंडली में ऐसे कोई दोष नहीं है। दशमांश कुंडली की अगर बात करता हूं, या फिर यहाँ पे मंगल की बात कर चुका था, शुक्र की बात कर चुका था, बुध की बात कर चुका था, ऐसी स्थितियां बनती हैं। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ तुला के, यहाँ वो जन्म कुंडली में वर्गोत्तम, नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी नेत्र की समस्या भी हो सकती है, कभी कभी पेट की समस्या, अजीर्ण की समस्या भी होती है, अजीर्णता की स्थिति बनती है। अब एक बार इनकी कुंडली में मैं दशाओं पे चर्चा कर दूं कि कौन सी दशा कैसी जाएगी। सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा कमजोर जाएगी थोड़ी बहुत, मंगल 25% का परिणाम, बुध 50% का परिणाम पर अच्छा, गुरु बहुत बढ़िया, शुक्र जन्म कुंडली में 25% का परिणाम। और इस कुंडली के लिए वो द्वितीयेश होने के साथ साथ भाग्येश होते हैं, तो वो जब भी आएंगे तो धन, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, शांति और मानसिक स्थिरता दोनों पैदा करेंगे। ये सारी चीजें शनि जो है वो बेहतरीन परिणाम देंगे। इस कुंडली के पंचमेश और षष्ठेश होने के बाद चतुर्थ में बैठे हैं, नौकरी में लाभ, पदोन्नति में स्थिति बढ़ती रहे और व्यक्ति को प्रतियोगिता में सफलता दे करके उसको नौकरी देने की स्थिति में ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। ये बातें भी बनती हैं। राहु और केतु जन्म कुंडली में, राहु जहां आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, यहां भी पंचम भाव में बैठे हैं, शुभदायी हैं
और केतु की दशा सामान्य जाएगी, न तो बहुत ज्यादा अच्छी न तो बहुत ज्यादा बुरी। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में अगर केतु की दशा जैसे ही आएगी, तो केतु को देखो ये 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो कई बार ये हृदय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो केतु की दशा में व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी भी करनी पड़ती है और दारोमदार बहुत ज्यादा मिल जाता है, संभालना पड़ता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को दिखाना या साबित करना पड़ता है। तो ये काम आपको केतु की दशा चाहे अंतर में हो चाहे प्रत्यंतर में हो, ये संभालना होगा। ये कुंडली ऐसी है। अब अगर मैं इसी कुंडली को जब D7 चार्ट में देखता हूं, तो D7 चार्ट में लग्न का अधिपति बुध बनता है, वो जाकर के जन्म कुंडली में रोग भाव में बैठा है। गौर करिएगा, मैंने ये बात कही थी कि संतान से दूरी या थोड़ा बहुत वैमनस्य होता है, और साथ ही साथ वहां पे गुरु और मंगल जैसे भाव के अधिपति बैठे हैं, तो संतान का सुख हो और संतान के आने के बाद व्यक्ति का करियर और आगे बढ़ता है और उसको एक नई दिशा भी मिलती है, और संतान भी इसी तरीके के टेक्निकल क्षेत्रों में जाने वाली ही होती है, और साथ ही साथ वो शिक्षकीय गुण को लेकर के पैदा होने वाली होती है। उसके अंदर का जो भाव होता है, वो जो संतति आप पैदा करोगे वो शिक्षकीय गुण लेकर के और बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने वाली और बहुत ही ज्यादा व्यक्ति के जीवन में यश को भरने वाली पैदा होती है, भाग्य का साथ देने वाली और व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान और पद आदि को देने वाली होती है। ये बात भी दिखती है। संतान से कष्ट नहीं होना चाहिए, वो न्याय प्रिय होगी और ना तो किसी के पक्ष में और ना तो किसी के विपक्ष में, ऐसा उसका भाव रहेगा। आपने संतति के रूप में अपने आप को रोगी पाया है, अपने संबंधों को और भी थोड़ा निकट लाके देखना चाहिए। मंगल है, कभी कभी कठोरता भी देते हैं पिता के साथ संबंधों को, और घर परिवार के लोगों के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा निकटता से और भी ज्यादा उसको स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल, सूर्य और अमावस्या दोष भी बन रहा है, और इस कुंडली में दशम स्थान के अधिपति प्रोफेशनल संबंध बनाने वाले भी दिखा रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति को अपने संबंधों को और भी ज्यादा जांचने की आवश्यकता बनती है। क्लियर है ये चीजें? अब एक बात आपकी कुंडली में मैं दशमांश कुंडली को और भी अच्छे तरीके से देखना चाहता हूं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के पराक्रम में बैठे, ये व्यक्ति को उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस और उसमें बहुत ज्यादा बल देने वाला, साहसिक बनाने वाला और साहसिक नेचर का बनाता है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति शुक्र अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में दिमाग लगाने वाला और उसको लेकर के नित्य नई रणनीति बनाने वाला बना देते हैं। शनि जन्म कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के जाकर के अष्टम में बैठे हैं, सूर्य से केंद्र में है। इस वजह से व्यक्ति के साथ ऐसी स्थितियां भी बनती है कि व्यक्ति को अपने बॉस से कभी भी उसका संबंध खराब ना हो। अगर वो हो रहा होगा तो निस्संदेह उसमें उसकी ही कमजोरी होगी। आप ठीक हो, क्योंकि तुला लग्न यहां बन रहा है, व्यक्ति आराम से चीजों को संभालने में माहिर होता है। गुरु और मंगल का एक साथ बैठना ये व्यक्ति को कई बार पुरस्कार और सम्मान से नवाजे जाने का प्रभाव भी दिखाता है। व्यक्ति विश्वविख्यात हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव नवम भाव के अधिपति सुख भाव में बैठ रहे हैं और गुरु से दृष्ट हैं, तो भाग्य भाव का अधिपति या भाग्य का कारक अगर गुरु से देखा जाए तो कारक तो स्वयं गुरु ही होते हैं, तो अगर कारक अधिपति को देखेगा तो निस्संदेह व्यक्ति को आगे बढ़ा देगा। ये चीजें बनती हैं आपकी कुंडली में। और भी अगर देखूं तो दशाओं में और भी कैसे कौन सी दशा कैसी जाएगी, तो शनि, गुरु और चंद्रमा की दशाएं, फाइनली अगर बोलूं तो शनि, गुरु और चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन में सामान्य जाएगी और अच्छी जाएगी। मेंटल स्ट्रेस को कम करेगी, मानसिक तनाव कम होगा। बाकी के जितने प्लैनेट हैं वो जीवन में मील के पत्थर साबित होंगे। वहां पे आपको कुछ नई चीजें मिल सकती हैं, वहां कुछ आप नया करोगे, कुछ बड़ी और बेहतरीन चीजें मिल सकती हैं, और व्यक्ति के जीवन में वो स्टेप होता है उन ग्रहों का, शनि, गुरु और चंद्रमा के अलावा जितने भी प्लैनेट हैं उनकी दशाओं में व्यक्ति ग्रोथ करता है और जहां रहता है वहां से आगे बढ़ता है। हो सकता है कि शनि, गुरु और चंद्रमा की दशाओं में आप जहां हो वहीं हो और वही उसी को आप संभालो और उसी को अच्छा करो, पर बाकी के जितने प्लैनेट हैं उनकी दशाओं में हो सकता है कि आपको बहुत बेहतर और बड़ा करने का अवसर मिले। यही बात मैंने केतु में भी कही थी, यही बात मैंने सूर्य में भी कही थी, और ये बातें अच्छी होती हैं। ये कुंडली अच्छी है। और एक बात और बता दूं, इस कुंडली में व्यक्ति को हमेशा ही टेक्निकल क्षेत्रों में ही काम करने का प्रभाव दिखाना चाहिए, भारी मशीन के पास हो। और ऐसे इस कुंडली की स्थिति जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति खोजबीन करने वाला, रिसर्च के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, मल्टीमीडिया के सेक्टर में, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में, आदि आदि क्षेत्रों में जो दिखे नहीं पर है जिसका प्रभाव, ऐसे क्षेत्र में काम कर सकता है। इंटरनेट मोबाइल में दिखता नहीं है
पर उसका प्रभाव दिखता है। बिजली जो दौड़ती तो है पर रोशनी जलती है, दिखाई नहीं देती, उसका प्रभाव दिखता है पर वो नहीं दिखता। कुम्हार घड़ा बनाते हुए भी देखा जाता है, मिट्टी गूंथते हुए भी देखा जाता है, और घड़ा बन के तैयार होता है, पकता है तो भी देखा जाता है। आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा काम करो जैसे बिजली उत्पन्न होते कोई देखता नहीं है, वो सिर्फ उसकी प्रक्रिया बना दी जाती है, बिजली बन जाती है, और फिर उसका प्रभाव बिजली के बल्ब के रूप में हमें रोशनी के रूप में प्रकट होते हुए दिखा जाता है। मकड़ी स्वयं जाला बनाती है, स्वयं बुनती है, और स्वयं उसमें आकर के सारे जीव फंस जाते हैं। आपको ऐसा काम करना है जिसका सिर्फ प्रभाव दिखे। आप टेबल के पीछे बैठ करके कोई भी काम कर सकते हो जिसका प्रभाव सामने से दिखता रहे। आप राजनीति कर सकते हो, आप रणनीति बना सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो जिसका प्रभाव सामने से दिखता रहेगा। क्लियर है? ऐसी चीजें होती हैं। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कुछ चीज छूटा तो नहीं होना चाहिए, कोई चीज छूटी है तो बता देना। और ये कुंडली ऐसी है, कन्या लग्न की कुंडली के बारे में आपको और भी बेहतर तरीके से इतनी बात बता दूं तो कन्या लग्न की कुंडलियां जो होती हैं वो वस्तुतः थोड़े बहुत और जल्दी ही बदलाव पसंद होती हैं। इनको एक जगह पे टिक करके और टिका करके रखना बड़ा मुश्किल भी होता है, और कई बार ये द्विस्वाभाविक नेचर को रखने वाली होती हैं। इस वजह से इनका एक जगह टिकना बड़ा मुश्किल और कठिनाई से इनको बांध करके रखना बड़ा कठिन होता है। साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो कि पंचमेश कमजोर हो, दशमेश कमजोर हो, भाग्येश कमजोर हो, भाग्य के अधिपति, दशम के अधिपति, पंचम के अधिपति अगर कमजोर हैं, जैसे कि इसकी कुंडली में, इनकी कुंडली में ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसी बात कई बार हो जाती है कि व्यक्ति एक जगह टिक करके काम नहीं करता है। और अगर सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष पैदा हो जाए तो व्यक्ति के निर्णय और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कर देता है। इस वजह से व्यक्ति को सूर्य की और गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए। भगवान नारायण का साक्षात दर्शन जो आपके सामने नित्य प्रतिदिन होता है उसका स्वागत करिए। इस वजह से आपके पिता के साथ संबंध भी अच्छे बनेंगे और आप भी अच्छे रहोगे। ये कुंडली कन्या लग्न की है जो मूलतः छठे भाव की राशि लग्न में बनी है, तो प्रतियोगिता थोड़ी होती रहेगी। इस वजह से व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन में रहता है, हमेशा बदलाव करता रहता है, और कई बार इसको बहुत अच्छे से पता है कि किसके जेब से कैसे पैसे निकालने हैं और किससे कैसे बात करेंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा चिरौरी करने वाला और बहुत ज़्यादा चापलूस भी होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से इसको पता है कि किससे कैसे बात करनी है और किससे अपना काम कैसे निकालना है। आपके अंदर ये एक बहुत अच्छे गुण के तौर पे आप इसको विकसित कर सकते हो। आपकी बुद्धि अच्छी है, उसमें दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल अगर करके आप आगे बढ़ोगे तो निस्संदेह आगे बढ़ जाओगे। आपके अंदर की जो क्षमता है वो ऐसी है कि जब जैसा तब तैसा, ये कर लो तो आगे बढ़ जाओ। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।